नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर के अंदर। जो भी बंदे मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों चलते हैं, आज जो पढ़ेंगे अपन विश्व का भूगोल अर्थात भौतिक भूगोल का वैसे टॉपिक है वायुमंडल। तो वायुमंडल की संरचना और वायुमंडल का संगठन कि वायुमंडल किन से बना हुआ है, इसकी संरचना कैसी है, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे दोस्तों। और ये जो टॉपिक है वो रिट भर्ती परीक्षा के अंदर लगता है, उसके साथ सीटेट और अन्य जो आरएस के एग्जाम है या जो नेट की एग्जाम दे रहे हैं कॉलेज वाले हैं उनके भी लगता है। ठीक है, जिनकी ज्योग्राफी रही हुई है, जो ज्योग्राफी से दे रहे उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको अपन आज गहराई से पढ़ेंगे दोस्तों। तो पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और पास में घंटी का जो निशान है बेल आइकन है उसको आप जरूर दबा लेना ताकि आपको वीडियो जो भी मैं डालूं आप तक पहुंच जाए दोस्तों। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे फेसबुक पर वीडियो को शेयर जरूर करना और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करना। तो चलते हैं, देखो आज वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। तो सबसे पहले अपन वायुमंडल का संगठन पढ़ेंगे और उसके बाद में वायुमंडल की क्या पढ़ेंगे, संरचना पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं संगठन। संगठन तो संगठन पढ़ने से पहले थोड़े से मैं आपको वायुमंडल के बारे में बता देता हूं कि वायुमंडल क्या है। वायुमंडल हम कहते हैं किसे, तो देखो सीधा सा सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु के घेरे को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का घेरा है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। या हम ऐसे कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है, कि पृथ्वी के चारों ओर जो क्या है, गैसीय आवरण है, उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है, ये जो गैसीय आवरण है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल है। उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें भू सतह से जो वायुमंडल है 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है या उसका विस्तार है। कि ये जो पृथ्वी की सतह है, जैसे मान लेते हैं सतह है, तो यहां से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक, 10,000 किलोमीटर तक इनका क्या है, विस्तार है वायुमंडल का। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वायुमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है उसे ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। कि जो हजारों किलोमीटर तक गैसीय आवरण पाया जाता है और ये पृथ्वी की जो सतह है जिसके ऊपर हम रहते हैं, निवास करते हैं, यहां से लेकर के 10,000 जो किलोमीटर है वहां तक इसका क्या है, विस्तार है। आगे बात समझ में। अब अगर हम बात करें कि वायुमंडल है, ये जो वायुमंडल है चारों ओर का, ये स्थिर क्यों रहता है, किसके कारण रहता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये क्या रहता है, स्थिर रहता है। अब हम वायु की बात करें कि वायु कैसी होती है, उसकी विशेषता कैसी होती है कि ये रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, स्वादहीन होती है। ठीक है, और जो अपना वायुमंडल है उसमें कई प्रकार की मतलब यहाँ गैसें पाई जाती हैं जिसको हम छू नहीं पाते बल्कि उनका आभास कर सकते हैं। और जब आभास हम कब कर पाते हैं कि जैसे एकदम जो हवा है वैसे मौजूद रहती है वायुमंडल में, लेकिन अपने को महसूस कब होता है कि जब वो गति करती है, जब वो गति करती है। और जब वो गति करती है तब उसको हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। एक तो होती है दोस्तों हवा, वायु, और एक क्या होती है, पवन होती है। वायु तो जो एकदम स्थिर रहती है वायुमंडल के अंदर, और पवन हम किसको कहते हैं, जब हवा के अंदर इन गैसों में वायु के अंदर क्या हो जाती है, गति उत्पन्न हो जाती है, तब उसको हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें इसके निर्माण की, कि वायुमंडल का जो भौतिक और रासायनिक जो प्रक्रिया है उसके द्वारा अपने वायुमंडल का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। कि इस वायुमंडल का निर्माण किसके द्वारा हुआ, भौतिक और जो रासायनिक जो अनेक क्रियाएं हुई उन क्रियाओं के द्वारा अपने वायुमंडल का निर्माण हुआ है। तो ये 2-3 बातें आपको वायुमंडल के बारे में ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि जो वायुमंडल की अगर मैं बात करूं तो वायुमंडल का कुल आयतन का 97% भाग, कुल आयतन का 97% भाग
कि अगर हम बात करें 97% जो भाग है वायुमंडल का वो 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और 99% जो भाग है वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे वायुमंडल की तो 10,000 किलोमीटर तक ये वायुमंडल अपना मौजूद है, उसका विस्तार है। आगे बात समझ में। अब देखो एक बार मैं 2-4 ये क्वेश्चन यहां पर बनते हैं जो आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। सबसे पहली बात कि वायुमंडल हम किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि ये जो वायुमंडल है ये लगभग स्थिर रहता है, तो कैसे रहता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसकी संरचना वो क्या रहती है? स्थिर रहती है। अपने वायुमंडल की जो संरचना है वो स्थिर है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। तीसरी अगर बात करें तो वायु की किस प्रकार की विशेषता है कि ये रंगहीन है, स्वादहीन है, ठीक है, और गंधहीन है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि इसका जो निर्माण है वो भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा हुआ है, प्रक्रियाओं के द्वारा हुआ है। इसके बाद में अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये वायुमंडल 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और अगर हम इसके आयतन की बात करें तो 97% भाग है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और 99% जो भाग है वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है दोस्तों। आगे बात में, और अब अपन बात करेंगे कि वायुमंडल का संघटन, वायुमंडल किन से बना हुआ है और इसकी संरचना कैसी है, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं आज। तो देखो अगर बात करें संघटन की तो इसका संघटन 3 प्रकार से, कौन कौन से, किन किन से हुआ है वायुमंडल का संघटन? देखो एक तो हुआ है गैसीय पदार्थ से, गैसीय पदार्थ मतलब अनेक गैसों से वायुमंडल बना हुआ है। दूसरा अगर हम बात करें तरल पदार्थ से, ठीक है। तीसरी हम बात करें ठोस पदार्थों से, ठोस पदार्थों से। 3 चीजों से हुआ है, गैस, तरल और ठोस पदार्थ से हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि गैसीय पदार्थ, तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, किस किस से इसका निर्माण हुआ है, किस किस से वायुमंडल है वो बना हुआ है? तो अपन बात करें सबसे पहले गैसीय पदार्थों की, तो वायुमंडल में अनेक गैसें पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी जो मुख्य गैसें हैं वो मैं भी आपको बता देता हूं। देखो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन, N2 नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती हैं? 78.08%। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें ऑक्सीजन, फिर अपन इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि इनकी क्या क्या विशेषताएं। ऑक्सीजन O2, अगर O2 की बात करें तो लगभग 21% ये पाया जाता है, 20.94% ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद में अगर हम बात करें आर्गन की, आर्गन कितने प्रतिशत पाई जाती हैं? आर्गन की बात करें तो ये पाई जाती है 0.93%, 0.93%। उसके बाद में बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको हम बोलते हैं, ये कितने प्रतिशत पाई जाती है? 0.03%, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। उसके बाद में अगर हम बात करें ओजोन की, ओजोन गैस पाई जाती है, ठीक है। तो ओजोन की अगर बात करें तो ओजोन कितने प्रतिशत पाई जाती हैं? 0.00006% पाई जाती हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें ओजोन के बाद में
नियोन, नियोन, नियोन Ni, जिसको हम दर्शाते हैं Ni से, तो ये कितने प्रतिशत, 0.0018 या 0.002, ऐसे कह सकते हैं 0.002। ठीक है। नियोन के बाद में जो पाई जाती है हीलियन, हीलियन, हीलियन जो गैस पाई जाती है वो 0.0005, 0.0005 प्रतिशत। ठीक है। और इसके बाद में हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H से जिसको दर्शाते हैं, हाइड्रोजन को H2 के द्वारा, उसकी प्रतिशत पाई जाती है 0.0000 और 5, 4 जीरो। ठीक है, 5। उसके बाद में बात करें कि केप्ट्रॉन जो है, ये कितनी पाई जाती है, देखो ये पाई जाती है 0.001 प्रतिशत। उसके बाद में जेनन की बात करें तो जेनन कितने प्रतिशत पाई जाती है, 0.0000 और 9 प्रतिशत। ये देखो इनका प्रतिशत है, कई बार सीधा सा एग्जाम में यहां से प्रतिशत पूछ लिया जाता है। तो इन गैसों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अब इनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे अपन आगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये आपको ध्यान रखना, नाइट्रोजन सब सर्वाधिक पाई जाती है 78.08 प्रतिशत। ठीक है, 78.08 प्रतिशत। ऑक्सीजन O2 20.94 प्रतिशत, लगभग 21%। तीसरी है आर्गन 0.93 प्रतिशत, 1% से भी कम है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03 प्रतिशत। ठीक है। उसके बाद में ओजोन तो 0.0006 प्रतिशत। उसके बाद में नियोन तो 0.002 या 18। फिर हीलियन He जो 0.0005 प्रतिशत। उसके बाद में हाइड्रोजन 0.00005। उसके बाद में केप्ट्रो 0.001 और उसके बाद में जेनन तो 409.409। तो ये इतने प्रतिशत ये गैसें पाई जाती है। तो एक तो गैसों के द्वारा इसका संघटन हुआ है, इन गैसों की विशेषताएं आगे पढ़ेंगे अपन। उसके बाद में तरल पदार्थों में बात करें तो तरल पदार्थ की बात करें तो जलवाष्प के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तरल पदार्थों में क्या जाता है, जलवाष्प, जलवाष्प के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और ठोस पदार्थों की बात करें तो धूल के कण, नमक के कण, राख, कालिक, ठीक है, उल्कापिंड के कण हैं, तो इनसे इसका निर्माण हुआ है। आगे की बात सुनिए, मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो धूल के कणों के द्वारा हिमकण, धूल के कण या समुद्री नमक, समुद्री नमक, नमक के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। उसके बाद में धूल के कण, धूल के कणों से, धूल के कण, उसके बाद में राख, राख, कालिक, कालिक, धुएं की जो कालिक है, ठीक है, और उल्का कण, उल्का कण, ठीक है। उसके बाद में तो ये मुख्य है, देखो हिमकण, समुद्री नमक, धूल के कण, राख, कालिक, पराग और उल्का कण, इनसे ठोस पदार्थ है ये, जिससे अपने वायुमंडल का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों 3 पदार्थ, गैसीय पदार्थ जिसमें अनेक गैसें आ गई, तरल पदार्थ में जलवाष्प आ गया और ठोस पदार्थ में हिमकण, समुद्री नमक, धुएं के कण है, धूल के कण है, उल्का के कण है, तो इनसे अपना वायुमंडल बना हुआ है। आगे होगी आपके बात समझ में। अब देखो अपन इसको थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि इसमें कुछ चीजें और भी हैं जो आपको समझ में आने लायक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतनी ये सारणी आपको याद करनी है कि किन किन से इसका निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नाइट्रोजन की। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन देखो 78.08% पाई जाती है, जो क्या है सर्वाधिक। एक तो इसकी अपने वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है,
तो नाइट्रोजन, दूसरे नंबर की ऑक्सीजन है, तीसरे नंबर की आर्गन है और चौथे नंबर की कौन से कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनको आप याद करेंगे, इनका प्रतिशत भी ध्यान में रखेंगे, लगभग ये इंपॉर्टेंट है, 5 तक ज्यादातर इनका प्रतिशत आप याद करके रखेंगे, ठीक है, 5 गैसों का। अब नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन, ये अगर नाइट्रोजन की बात करें सबसे पहले तो नाइट्रोजन जो है, मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं, तो ये 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, 120 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। और ये कैसी है, भारी गैस है, तो 120 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। मुख्यतः देखें तो 100 किलोमीटर तक की है, 120 किलोमीटर ऊंचाई तक ये पाई जाती है, भारी गैस है ये, ठीक है। पहली ये विशेषता आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। दूसरी, तो एक तो विशेषता 120 किलोमीटर ऊंचाई तक, ये कैसी है, भारी है, कैसी गैस है, भारी गैस है। और ये निचले स्तर तक, पृथ्वी का जो निचला स्तर है, निचले स्तर तक ये पाई जाती है, ठीक है, निचले स्तर तक ये पाई जाती हैं। तो एक तो ये विशेषता आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ये मृदा जो आवश्यक पोषक तत्व है उसका निर्माण करती है, मृदा के जो आवश्यक पोषक तत्व है उसका निर्माण करती है। और ये जैवमंडल के लिए बहुत ही आवश्यक गैस है, तो जैवमंडल के लिए आवश्यक गैस है, जैवमंडल के लिए आवश्यक गैस है, ठीक है, जैवमंडल के लिए क्या है, आवश्यक गैस है। और मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों का ये निर्धारण करती हैं, मृदा के अंदर आवश्यक पोषक तत्व है उसका ये निर्धारण करती हैं। और ये जैवमंडल के लिए क्या है, आवश्यक गैस है, ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। फिर देखो, इनसे पवनों की गति, ठीक है, इनकी उपस्थिति के कारण एक तो पवनों की गति, एक तो पवनों की शक्ति, ठीक है, पवनों की शक्ति, वायुदाब और प्रकाश का परावर्तन, वायुदाब व प्रकाश का परावर्तन का इनके द्वारा क्या होता है, आभास होता है, का आभास कराती हैं ये नाइट्रोजन गैस, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो ये जो अग्नि है, जो क्या है, अग्नि है, उसको तेजी से जलने से बचाती हैं, तेजी से जलने से बचाती है, कि ये वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है, वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती हैं, जलने से बचाती हैं। ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है, तेजी से जलने से क्या करती हैं, ये बचाती हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, आग के ऊपर नियंत्रण रखती हैं, आग के ऊपर नियंत्रण रखती हैं। तो ये इनकी दोस्तों कुछ विशेषताएं आपको ध्यान रखना है। देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, नाइट्रोजन गैस जो सर्वाधिक पाई जाती है 78.08%, ये 120 किलोमीटर धरातल से 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तीसरी, ये भारी है, इसका निचले स्तर तक ही पाई जाती है। अगली इसकी विशेषता, ये मृदा में पोषक तत्व का निर्धारण करती है, जिस कारण से ये जैवमंडल के लिए क्या है, आवश्यक है, जैवमंडल के लिए आवश्यक है। और ये जो वायुदाब, पवनों की शक्ति और प्रकाश का परावर्तन का ये आभास करवाती हैं, और वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती हैं, और ये आग के ऊपर क्या करती है, नियंत्रण रखती हैं। तो ये 4-5 विशेषताएं जो विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। तो ये चीज कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है नाइट्रोजन गैस के बारे में। फिर मैं अगली गैस के बारे में बात करूं, या आप साथ साथ में उतार भी सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं। फिर देखो अगली गैस है ऑक्सीजन, अगली गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि ये क्या है, एक तो प्राणवायु, क्या है, प्राणवायु है ऑक्सीजन, जो कितने 20.94% भूभाग में फैली हुई है। इसका प्रतिशत 20.94% है दोस्तों। अगर हम इसकी बात करें तो ये
धरातल से 16 किलोमीटर ऊंचाई तक संघन रूप से पाई जाती है। तो संघन रूप से पाई जाती है, संघनता। और ये 64 किलोमीटर तक इसका विस्तार है, 64 किलोमीटर तक। ठीक है, कितने किलोमीटर तक? 64 किलोमीटर तक इनका मुख्यतः विस्तार है। ये आगे भी पाई जाती है लेकिन मुख्य 64 किलोमीटर और संघन रूप से 16 किलोमीटर की पाई जाती है। दूसरा, ये क्या है? इसको प्राणवायु गैस कहा जाता है, ये इसको जीवनदायी गैस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्राणवायु या जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। ठीक है, और ये गैस है वस्तुओं को जलने में क्या है? सहायक है। वस्तुओं को जलाने में सहायक, जलाने में ये क्या है? सहायक है। वस्तुओं को जलाने में सहायक है, ये सहायता प्रदान करती है वस्तुओं को जलाने में। ठीक है, और ये ऊर्जा का क्या है? मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का क्या है? मुख्य स्रोत। ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ये गैस। ठीक है, और आगे अगर हम इसकी बात करें तो ये पदार्थों द्वारा क्या होती है? संश्लेषित होती हैं। पदार्थों के द्वारा क्या होती है? संश्लेषित होती है ये। तो ये इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। आ गई होगी आपके बात समझ में। देखो, इसकी संघनता 16 किलोमीटर तक पाई जाती है, इनका विस्तार 64 किलोमीटर तक है, और ये क्या? जीवनदायिनी गैस कही जाती है, प्राणवायु गैस कही जाती है। इसी के द्वारा मनुष्य हैं, सभी जो हैं जीव जंतु, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्राणवायु गैस और वस्तुओं को जलाने में ये क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। और नाइट्रोजन क्या करती है? उस पर नियंत्रण करती है। ठीक है, और ऊर्जा का ये क्या है? मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का ये क्या है? मुख्य स्रोत है। तो ये अपने ऑक्सीजन की विशेषताएं हैं। तो दूसरे नंबर की अपनी गैस कौन सी हो गई? ऑक्सीजन हो गई। अब बात करते हैं अपन आर्गन की। आर्गन की अगर मैं बात करूं तो ये गैस हल्की है जो ऊपरी परतों में पाई जाती है। ये आर्गन कैसी है? हल्की गैस है जो क्या पाई जाती है? ऊपरी परतों में पाई जाती है। ये आपको विशेष रूप से इसके बारे में ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की बात करें, 0.03% ये पाई जाती है। ठीक है, अब देखो जो इसकी बात करें तो ये वैसे 32 किलोमीटर तक संघन रूप से पाई जाती है। 32 किलोमीटर तक ऊंचाई तक ये पाई जाती है। भारी गैस है, 32 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। ये धरातल के नजदीक ही ज्यादा रहती है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, इनकी कई चीजें देखो, एक तो इनसे जैवमंडल का अस्तित्व बनाने में आवश्यक है। जैवमंडल का अस्तित्व इनसे बना रहता है। जैवमंडल का अस्तित्व बना रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैवमंडल का अस्तित्व इन्हीं के द्वारा बना रहता है। देखो, पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? जब ये अपना भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो ये जैवमंडल के लिए क्या है? उनका अस्तित्व इन्हीं के द्वारा बना रहता है। दूसरी अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इनके जो मुख्य स्रोत है वो आप सभी को पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां से आती है। तो ज्यादातर ईंधन को जलाने से जो उद्योग धंधे हैं उनसे निकला हुआ धुआं है। और इसके अलावा हम बात करें कि जितने भी वाहन हैं उनसे जो निकला धुआं है, उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस अपने वायुमंडल में पहुंचती है। और वर्तमान में देखें तो दिनों दिन ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बढ़ती जा रही है और उनसे कई प्रकार की हानियां होती हैं। जैसे इनसे एक तो भूमंडलीय तापन की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, एक तो भूमंडलीय तापन की समस्या और एक हरित गृह प्रभाव की समस्या कि एक तो भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन की समस्या, एक तो भूमंडलीय तापन की इनसे समस्या होती है। अगली अगर बात करें
एक तो देखो भूमंडलीय तापन की समस्या है, और जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, और दूसरी इनसे कौन सी समस्या हो जाती है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो इनसे होता है। कि इसको अगर हम बात करें कि ये जब धरातल के नजदीक रहती है तो ये सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, ठीक है, तो उनको ये क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, ताप का ये अवशोषण कर लेता है। लेकिन जब पार्थिव किरणें निकलती हैं धरातल से कि धरातल है वो 51% जो ऊर्जा है वो ग्रहण करता है सूर्य से, तो 51% को ये वापिस छोड़ता है। तो जब ये वापिस जो तरंगे निकलती हैं दीर्घ तरंगे, सूर्य से आती हैं वो लघु तरंगे होती हैं, और जो धरातल से निकलती हैं वो दीर्घ तरंगे होती है, और वो दीर्घ तरंगों का ये क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है, ऊपर जाने नहीं देती है, जिससे अपने धरातल का क्या हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं उसको, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में अलग से वीडियो डालूंगा, उसमें आपको विस्तार से समझा दूंगा। तो भूमंडलीय तापन और ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वो इनसे पड़ता है। तो दोस्तों ये था कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में, आप समझ गए होंगे। अब देखो अपन बात करते हैं ओजोन गैस की। अगर हम बात करें तो ओजोन गैस मुख्यतः ये क्या करती है, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उसका ये क्या करती है, अवशोषण करती हैं। जो पराबैंगनी किरणें सूर्य से आने वाली उत्सर्जित जो पराबैंगनी किरणें हैं उसका ये क्या करती है, अवशोषण करती हैं, ठीक है। और ये समताप मंडल के अंदर एक परत के रूप में पाई जाती है। तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, उसको अपन उसकी जो संरचना पढ़ेंगे ना उसमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो जो अगर बात करें तो ये समताप मंडल में एक परत के रूप में पाई जाती है, एक परत के रूप में पाई जाती हैं। और ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें हैं उनका ये क्या कर लेती हैं, अवशोषण करती हैं ओजोन गैस, और अपने को इनसे बचाती हैं पराबैंगनी किरणों से। अगर ये ओजोन गैस नहीं होती तो पराबैंगनी किरणें सीधे धरातल तक पहुंच जाती और मनुष्य पर काफी मतलब ये इफेक्ट डालती, उसकी चर्म रोग वगैरह कई रोग हो सकते थे। लेकिन ये जब ओजोन गैस है ये क्या करती है, हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो एक जो वैज्ञानिक है डॉक्टर फॉरमैन, याद रह जाएगा डॉक्टर फॉरमैन है। तो इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि अंटार्कटिका जो है उसके अंदर ओजोन परत में क्या हो रहा है, छेद हो रहा है। अंटार्कटिका जो महासागर है, ठीक है, वहां पर इसमें क्या हो रहा है, छेद हो रहा है। उन्होंने बताया कि वहां पर जो अनेक गैसें हैं, जैसे इसमें छेद कौन सी गैसों से होता है, हेलोजेनिक जो गैसें हैं जैसे CFC हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसके द्वारा इनमें धीरे धीरे वर्तमान में क्या होता जा रहा है, छेद होता जा रहा है। तो 1980 के अंदर उसने क्या शोध अपना प्रस्तुत किया था, और 1985 के अंदर इसका प्रकाशन हो गया। कहा, नेचर नाम की जो बुक है उसके अंदर उसका प्रकाशन हुआ। तो 1980 के अंदर इन्होंने क्या किया था, इनके बारे में बताया था डॉक्टर फॉरमैन ने कि अंटार्कटिका के अंदर क्या हो रहा है, एक छेद हो रहा है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ओजोन जो परत है उसमें छेद कहां पर हो रहा है, तो अंटार्कटिका के अंदर हो रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करें ओजोन की मापक इकाई क्या है। तो ओजोन की जो मापक इकाई डोप्सन इकाई क्या है, डोप्सन। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन की मापक इकाई क्या है, तो क्या है, डोप्सन है। आगे होगी आपकी बात समझ में। तो ये ओजोन गैस के बारे में, तो ये कहां पाई जाती है, समताप मंडल में एक परत के रूप में पाई जाती है। जब हम इनको पढ़ेंगे, सौमंडल, समताप मंडल, संरचना को पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको और बता दूंगा। उसके बाद में बात करें
तो ये पराबैंगनी किरणों क्या करती है, अवशोषण करती हैं, ठीक है, और हमारी रक्षा करती है, ओजोन गैस, ठीक है। और वर्तमान में छेद कहाँ हो रहा है, अंटार्कटिका महाद्वीप में, अंटार्कटिका जो महासागर है उसके अंदर इनका छेद दिखाई दिया है। और कौन से विद्वान के अनुसार, डॉक्टर फॉरमैन ने इन पर शोध प्रस्तुत किया था, कब, 1980 में। आ गई बात समझ में। अब देखो ये अन्य गैसें हैं, नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टोन, जो हल्की गैसें हैं, तो ये भी अपने वायुमंडल में मौजूद रहती हैं। तो ये सबसे पहली बात यही थी कि किन के द्वारा अपना वायुमंडल बना है, तो एक तो गैसों के द्वारा अपना वायुमंडल बना हुआ है। दूसरी अपन बात करें कि तरल पदार्थ, तो तरल पदार्थ में क्या है, जलवाष्प, क्या पाया जाता है, जलवाष्प। तो जलवाष्प की बात करें तो जलवाष्प का 50% भाग है, 50% भाग है वो 2 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। 50% भाग है वो 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 50% इनका जो भाग है वो कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अपन बात करें, देखो 90% जलवाष्प, 90% जलवाष्प है वो 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। 90% जलवाष्प कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, 8 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। 50% जलवाष्प है वो 2 किलोमीटर ऊंचाई तक, और 90% 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक जलवाष्प पाई जाती है। अब बात करें कि औसत जलवाष्प, औसत जलवाष्प का औसत कितना है, औसत मात्रा अगर देखें तो कितनी है, 2%, कितनी है, 2%। औसत मात्रा अगर देखें जलवाष्प की तो कितनी है, 2%। और अधिकतम की बात करें, अधिकतम की बात करें तो कितनी है, 5%। यह आपको ध्यान रखना है। अपने वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भी पाई जाती है, तो जलवाष्प की सबसे पहले मात्रा की बात करें तो 50% जो 2 किलोमीटर तक, 90% 8 किलोमीटर तक, और औसत मात्रा की बात करें तो 2% सॉरी, और अधिकतम मात्रा 5% पाई जाती है। तो ये यहां से ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहाँ के इसकी अगर स्रोत की बात करें, इनके स्रोत कौन कौन से हैं, स्रोत, तो जलवाष्प कहां से आती है, महासागरों से, महासागर, नदियां, झीलें, तालाब, और भी बहुत सारे जितने भी मतलब जो जल के स्रोत है वो इसमें शामिल है। महासागर, नदियां, झीलें, तालाब, बावड़ी, कुएं, जितने भी अगर हम बात करें वर्षा का जल है, तो इनसे जल, तो उनके द्वारा वाष्पीकरण के द्वारा, तापमान के द्वारा गर्म हो जाते हैं और उनसे वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण के द्वारा अपने वायुमंडल में जलवाष्प वो पहुंचती हैं, ठीक है। अगली अपन बात करें तो वाष्पोर्जन की क्रिया के द्वारा भी, वाष्पीकरण और वाष्पोर्जन क्रिया के द्वारा भी जलवाष्प है वो अपने वायुमंडल में पहुंचती है। जब पेड़ पौधों के अंदर मतलब जल की मात्रा अधिक होती है तो वो क्या करते हैं, उन अधिक मात्रा का जल है उसका वाष्पीकरण कर देते हैं, मतलब वाष्पोर्जन क्रिया के द्वारा वो छोड़ देते हैं, तो उनके द्वारा भी जो जलवाष्प है वो अपने वायुमंडल में पहुंचती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो जब वर्षा है तो वर्षा होने के बाद में जो जल जहां पर भर जाता है तो तापमान के द्वारा उसका वापिस क्या हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। और मृदा के अंदर भी अगर जल की मात्रा रहती है तो उसका भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, कुछ जल अंदर चला जाता है। तो जलीय चक्कर मैं आपको एक दिन पढ़ाऊंगा तो उसके द्वारा ये आपको समझ में आ जाएगा वैसे पूरा, लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि इनके स्रोत कौन कौन से, तो महासागर, नदियां, झीलें, तालाब, ये सारे इसके क्या हैं। अब हम बात करें कि ये वायुमंडल में पाई जाती हैं, लेकिन जलवाष्प की मात्रा कहीं पे ज्यादा हो जाती है, कहीं पे कम हो जाती है, तो ये किसके द्वारा, सवनीय क्रियाओं के द्वारा, सवनीय क्रियाओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, सवनीय क्रियाओं के द्वारा। अब इसकी बात करें कि ये अधिकतम और कहीं पे न्यूनतम पाई जाती है, तो सबसे अपन बात करें जैसे ये पृथ्वी है, तो ये जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, यहां पर ये अधिकतम पाई जाती है, और यहाँ ध्रुवों की तरफ क्या है, न्यूनतम जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर ये जलवाष्प ज्यादा पाई जाती है, और
यहाँ जो ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इसकी मात्रा धीरे धीरे प्रतिशत क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि सूर्य सीधा भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है और भूमध्य रेखा के और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ये गति करता है। तो यहाँ पर तापमान अधिक रहने के कारण यहाँ जो जल है वो गर्म जल हो जाता है और गर्म होने से वाष्पीकरण अधिक होता है, तो जिससे यहाँ पर अधिक पाई जाती है। ठीक है, और जो ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान क्या होता है, कम होता चला जाता है और ध्रुवों की तरफ बर्फ जमी रहती है, जिस कारण से वहां पर जलवाष्प की मात्रा क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। आगे होगी बात समझ में। तो यहाँ भूमध्य रेखा पर आर्द्रता की मात्रा वो अधिक पाई जाती है। ठीक है, अब जो देखो वायुमंडल में जो उपस्थित जलवाष्प है, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प है, तो उसकी मात्रा को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। एक होता है जलवाष्प और एक क्या होता है, आर्द्रता। अब बात करें, देखो ये वायुमंडल में गुप्त ऊष्मा के रूप में रहती है कि धीरे धीरे हवा गर्म हो जाती है, तो गर्म होने से उसमें जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, तो उसके अंदर गुप्त ऊष्मा के रूप में पाई जाती हैं। तो अपन बात करें जलवाष्प परिवर्तन के दौरान ऊष्मा को ग्रहण करता है, जलवाष्प क्या करती है, ऊष्मा को ग्रहण करती है और ऊष्मा का क्या करती है, त्याग करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आगे बात समझ कि जलवाष्प ऊष्मा को क्या करती है, ग्रहण करती है और उसको त्याग करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अब अपन बात करें तो ये जो जलवाष्प है कंबल की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है, कंबल की तरह। ये पृथ्वी को न तो ज्यादा गर्म होने देती है और नहीं ज्यादा ठंडी होने देती है, न तो ज्यादा गर्म होने देती है और नहीं ज्यादा ठंडी होने देती है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि ये किसके समान काम करती है, कंबल के समान काम करती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, इसके द्वारा अनेक मौसमी घटनाएं होती हैं। मौसमी घटनाएं, ये भी आपको ध्यान रखना है, इनसे मौसमी घटनाएं होती जैसे बादल बनना, कुहरा, बादल, ओस, ये सारी जो घटनाएं होती हैं, वर्षा, तो ये किनके द्वारा होती हैं, जलवाष्प के द्वारा होती है। तो ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। आ गई होगी आपके समझ में, मतलब जलवायु दशाएं भी इससे परिवर्तन होती है और मौसमी घटनाएं में परिवर्तन भी होता है, इनसे मौसमी घटनाओं से संबंधित भी हैं। तो ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है जलवाष्प के बारे में। तो एक बार मैं वापिस बता देता हूं कि वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प है उनकी मात्रा को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। जलवाष्प की अगर बात करें 50% 2 किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर तक 90%, औसत रूप से 2%, अधिकतम 5%। और इसके स्रोत नदियां, महासागर, तालाब, झीलें जितने भी हैं, और ये वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा वायुमंडल में पहुंचती हैं और पेड़ पौधों के वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा वायुमंडल में आती है। और ये जो जलवाष्प है ये कंबल की तरह कार्य करती है कि ये न तो ज्यादा गर्म होने देती हैं अपने वायुमंडल को और न ही ज्यादा ठंडा होने देती हैं। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि ये किसके समान काम करती है, जलवाष्प के समान काम करती हैं। कैसे कि ये क्या करती हैं, ऊष्मा को ग्रहण करती हैं और ऊष्मा को क्या कर देती हैं, छोड़ती हैं। ठीक है, जब इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जिस कारण से हम कह सकते हैं कि ये कंबल की तरह काम करती हैं और ये इनसे अनेक मौसमी घटनाएं जैसे बादल बनना, ओस, कुहरा और वर्षा का होना, ये इनसे संबंधित हैं। तो दोस्तों ये जलवाष्प के बारे में था। अब बात करते हैं अपन ठोस पदार्थों के बारे में। ठोस पदार्थों में हिमकण, समुद्री नमक, धूल के कण, राख, कालिक, उल्का कण, ये सारे आ जाते हैं कि अपने वायुमंडल में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, धूल के कण पाए जाते हैं। और ये जो धूल के कण है ना, ये क्या करते हैं, आर्द्रताग्राही होते हैं। क्या होते हैं, आर्द्रताग्राही होते हैं। तो ध्यान रखना, आर्द्रताग्राही कि जो ये धूल के कण वगैरह होते हैं, इनसे जो अपनी जलवाष्प है उनके चारों ओर धीरे धीरे होकर के संघनन इनसे होता रहता है और जिस कारण से ओस, कुहरा, बादल, जितने भी मौसमी जो परिवर्तन है वो करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। आगे बात समझ में, ये आर्द्रताग्राही केंद्र का काम करते हैं, ये जितने भी धूल के कण वगैरह हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, आर्द्रताग्राही। अगली अपन बात करें तो इनसे कई क्रियाएं होती हैं। देखो
आसमान का रंग नीला, आकाश इनसे नीला दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है, इन्हीं के द्वारा अपना आसमान है वो नीला दिखाई देता है, ठीक है। और वर्षा के दौरान इंद्रधनुष इन्हीं के द्वारा बनती है, वर्षा के दौरान इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगली बात करें तो इनके द्वारा आकाश नीला दिखाई देता है, इंद्रधनुष, और सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय लाल दिखाई देना, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, लालिमा इन्हीं के द्वारा होती हैं। और इनसे जो प्रकाश का परावर्तन और प्रकीर्ण क्रिया भी इनके द्वारा होती हैं, इनसे प्रकाश का परावर्तन और प्रकीर्ण इन्हीं से होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। आगे होगी बात समझ में। धूल के कण भी अपने वायुमंडल के अंदर होते हैं, जो क्या होते हैं, आर्द्रताग्राही होते हैं, उनसे संघनन की क्रिया होती है, मतलब उनसे ओस बनती है धीरे धीरे, मतलब जो जलवाष्प है, आर्द्रता है, वो धीरे धीरे इसके आसपास इकट्ठी होती रहती है और धीरे धीरे उनसे बूंदें बन जाती हैं, और फिर सबसे पहले ओस, और धीरे धीरे ज्यादा संघनन होने से उनसे एक बादल का रूप ले लिया जाता है। और बादल जब अधिक उसमें आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है तो धीरे धीरे जब वो आर्द्रता को सहन नहीं कर पाते हैं तो वो वर्षा के रूप में बूंदें वो धरातल पर गिरने लग जाती है। तो वर्षा कराने में भी ये धूल के कण क्या होते हैं, सहायक होते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि धूल के कण वर्षा कराने में सहायक होते हैं, कारण क्या है? कारण ये है कि वो क्या होते हैं, आर्द्रताग्राही का काम करते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये आकाश इन्हीं के द्वारा नीला दिखाई देता है, वर्षा के दौरान इंद्रधनुष बनती हैं तो वो इन्हीं के द्वारा बनती हैं, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, वो इन्हीं के कारण दिखाई देता है, लालिमा अपने को दिखाई देती है। और प्रकाश का परावर्तन और चारों तरफ जो प्रकीर्णन होता है तो वो किन के द्वारा होता है, इन्हीं के द्वारा होता है। तो आगे होगी आपकी बात समझ में, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन के द्वारा गैसीय पदार्थ, तरल में जलवाष्प और ठोस पदार्थ में क्या आ गया, धूल के कण, हिमकण, धुएं के कण, राख, पराग, उल्काकण, ये सारे हैं जो अपने वायुमंडल में पाए जाते हैं और इनसे अपने वायुमंडल का क्या हुआ है, संघटन हुआ है। तो दोस्तों ये था वायुमंडल का संघटन। कल अपन अगले वीडियो में उन वायुमंडल की क्या पढ़ेंगे, संरचना पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।